गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली बार हमने विज्ञान का पाठ पढ़ा था जीवों में पोषण, तो उसका हम अमाशय वाला भाग पढ़ चुके थे और आज हम क्षुद्रांत से शुरू करने वाले हैं। क्षुद्रांत का अर्थ होता है बेटा छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है आपकी वो 7.5 मीटर लंबी होती है। देखो इसका साइज़ कितना लंबा है, लेकिन ये कुंडलित होती है। कुंडलित का अर्थ है जैसे पाइप को हम फोल्ड कर देते हैं तो इस तरह से ये हमारे शरीर में फोल्ड होती है। ठीक है, फिर भी इसको छोटी आंत कहा जाता है क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी कम होता है, यानी ये पतली होती है। ठीक है, यह यकृत और अग्नाशय के से स्राव प्राप्त करती है, यानी यकृत और अग्नाशय दोनों ही इसमें पाचक रस छोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी जो भित्ति है उससे भी कुछ पाचन रस का स्राव होता है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि यकृत जो है वो मैंने पहले भी बताया था कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की और ये लाल भूरे रंग की होती है। ये हमारे पेट, देखो यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको, हमारा पाचन तंत्र मैंने आपको दिखाया था। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है यकृत। ये आप दिखाई दे रहा है आपको यकृत। ठीक है, और ये आपको पित्ताशय दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है, यकृत जो है वो पित्तरस का निर्माण करता है और उसको पित्ताशय में भेज देता है। ये दिखाई दे रहा है पित्ताशय। अब ये पित्ताशय जो है इसको जो पित्तरस होता है उसको स्टोर करता है और इसका क्या लाभ होता है कि जो आप चिकनी चीज़ें खाते हैं जिनमें वसा होता है, ये पित्तरस जो है उसका पाचन करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके नीचे होता है बेटा अग्नाशय, अमाशय के ठीक नीचे। अग्नाशय जो है वो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है और ये भी अग्नाशय रस छोड़ता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करता है। इस तरह आपने देखा कि यकृत से पित्तरस निकलता है जो कि वसा का पाचन करता है और अग्नाशय से जो रस निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, और उसे सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अब जो ये अधपचा भोजन है ये छोटी आंत के निचले भाग में पहुंच जाता है। अभी तक भोजन पूरी तरह पचा नहीं है और जो अधपचा भोजन है वो छोटी आंत क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंच जाता है। वहाँ पर जो आंत होती है, आंत के रस से यानी पाचक रस से, वो पाचक रस जो आंत छोड़ती है वो उस भोजन के साथ क्रिया करता है और जो उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट थे वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारे ग्लूकोज में परिवर्तित होने के पश्चात जो ग्लूकोज है वो रक्त में मिल जाता है और सारे शरीर तक पहुंच जाता है। अब वसा जो है यहीं पे वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। ये सरल रूप है इनके। वसा का सरल रूप वसा अम्ल है या ग्लिसरॉल है, प्रोटीन का सरल रूप जो है वो अमीनो अम्ल है और ग्लूकोज का सरल रूप है कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है ग्लूकोज। ठीक है बेटा, अब देखो अमाशय के बारे में एक बड़ा अच्छा सा एक घटना बताई गई है कि ये एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। ये देखिए 1822 में एक दुर्घटना में इसको गोली लगी थी इसकी छाती में और इसका जो अमाशय था वो उसमें छिद्र हो गया था उस गोली से। अब जो क्योंकि ये सैनिक था तो इसको जो डॉक्टर होते हैं आर्मी में उसके पास ले जाया गया। डॉक्टर ने इसकी जान तो बचा ली लेकिन इसका जो छेद था वो अच्छी तरह बंद न कर सका और उसको पट्टी से ढक दिया। बाद में जब उसके अमाशय में से झाग के अंदर देखा गया तो उसमें क्या मिला कि वो जो अमाशय था वो कुछ पाचक रस छोड़ रहा था, तरल पदार्थ का कुछ छोड़ रहा था जो कि अमाशय के अंदर जो भोजन था उसको पचा रहा था। और ये जो अमाशय है इसका दूसरा सिरा खुल रहा था छोटी आंत में और ये तभी खुल रहा था जब अमाशय में जो भोजन पचना है जितना उतना पच चुका हो। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता कैसे है। जैसे अब हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया था और वसा जो है ग्लिसरॉल या वसा अम्ल में और प्रोटीन अमीनो अम्ल में
परिवर्तित हो गए थे छोटी आंत में। अब पचा हुआ भोजन जो है वो अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में जो रुद्र वाहिकाएं यानी रक्त की वाहिकाएं हैं, रक्त की नलियाँ जिनको बोलते हैं, उनमें अवशोषित हो जाता है पचा हुआ भोजन। इसे कहते हैं अवशोषण। ठीक है बेटा। अब छोटी आंत की जो अंदर वाली भित्ति है, अंदर वाली जो दीवार होती है छोटी आंत की, उसमें उंगली के समान उभरी हुई कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहती है। उनकी वजह से क्या होता है कि वो, जैसे मैंने बताया कि क्षुद्रांत्र जो होती है वो बड़ी नैरो होती है, बड़ी भीड़ी होती है। ठीक है। और ये जो उंगलियों के समान संरचनाएं हैं यानी दीर्घरोम, ये उसके लिए जगह बढ़ा देती हैं उसकी, ताकि भोजन का अवशोषण जो है उसका क्षेत्र बढ़ सके। ठीक है। अब प्रत्येक दीर्घरोम में भी, जो दीर्घरोम उंगली के समान संरचनाएं थी, उनमें भी रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो कि जो भोजन पच गया है उसको अवशोषित कर लेती हैं और ये भोजन फिर चला जाता है आपकी रक्त वाहिकाओं में। ठीक है। और पूरे शरीर में, क्योंकि रक्त बहता है तो पूरे शरीर में विभिन्न भागों तक हमारा पचा हुआ भोजन पहुंच जाता है, जहाँ की उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इसे कहते हैं स्वांगीकरण। ठीक है बच्चों। अब कोशिकाओं में जो ग्लूकोज था, जो पहुंच गया है रक्त के द्वारा, जो ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन जो हम सांस के द्वारा ले रहे हैं उसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है और जो ऊर्जा होती है वो मुक्त हो जाती है। तो और बाकी जो भोजन नहीं पचता है वो हमारा अवशोषित नहीं होता और वो फिर बिना पचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बड़ी आंत पे। बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत की बजाय बहुत चौड़ी होती है और इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर 1.5 मीटर होती है। देखो ये छोटी, इसकी लंबाई छोटी है पर ये फिर भी बड़ी आंत कहलाती है। वृद्ध मैंने बड़ा, वृद्धांत्र कहलाता है क्योंकि ये चौड़ी है इस वजह से। अब इसका कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है, जो पानी हम पीते हैं या फिर जो लवण हमने लिए हैं वो यहाँ पे पचते हैं, तो पानी सबसे आखिर में जाके पचता है और बचा हुआ जो अपचित पदार्थ है वो मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों निष्कासन। क्या कहते हैं? निष्कासन। बाकी बच्चों ये था मनुष्य के शरीर में पाचन किस प्रकार होता है, ये पूरी प्रक्रिया थी। ठीक है। अब जो घास खाने वाले जंतु हैं या कुछ जंतु जिनके मुंह नहीं होते या पाचक अंग जो हमें दिखाई नहीं देते या बहुत सूक्ष्म जीव जो हैं, उनके द्वारा पाचन कैसे होता है बाकी भाग हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। और ये जितना मैंने पढ़ा है वो आप इसी वीडियो के माध्यम से बार बार देखेंगे, सुनेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद। सुरक्षित रहें और घर पर रहें।